हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। सो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज वन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज ऑडिट ऑफ बैंक्स। बैंक ऑडिट हम लोग सबसे पहले रिवाइज करेंगे। तो बैंक ऑडिट में सबसे पहले जैसे आप सबको बता दूं कि एज अ बैंक अपना मेन जो बिजनेस है, अपना क्लाइंट यहाँ पे कौन है सर? तो अपना जो क्लाइंट है वो क्लाइंट है अपना एक बैंक। तो आप समझिए बैंक करता क्या है, बचपन में पढ़ा था, दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड दे ग्रांट व्हाट लोन्स। तो जो वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं वो उनके लिए लाइबिलिटी बन जाती है, और जो वो एडवांसेस लोगों को देते हैं तो वो उनके लिए बन जाते हैं एसेट्स। करेक्ट है एकदम? यस। तो यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट और जो बहुत से अभी आपने क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे पेपर्स आपने देखे भी होंगे, आरटीपीस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक ऑडिट के मेजरली इसके ऊपर ही आते हैं, एसेट क्लासिफिकेशन के ऊपर। सो अभी हम लोग पहले रिवाइज करेंगे अबाउट व्हाट एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स के लिए। ठीक है, चलो। सो एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स में अपने चार तरीके से हम लोग एसेट को क्लासिफाई करते हैं। एक हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट, देन वी हैव इज अ सबस्टैंडर्ड एसेट, देन वी हैव इज अ डाउटफुल एसेट, एंड लास्टली वी हैव इज अ लॉस एसेट। तो आप समझिए ये एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से एसेट अपनी होती है उस हिसाब से हम लोग उसके ऊपर की जो इनकम है वो इनकम हम लोग सर रिकॉर्ड करते हैं। सो एसेट अगर ये स्टैंडर्ड एसेट है तो हम उसके ऊपर की इनकम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर ये एसेट डाउनग्रेड होके अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती है तो हम लोग उसके ऊपर की इनकम रिकॉर्ड करते हैं ऑन कैश बेसिस। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट एज अ बैंक वी नीड टू क्लासिफाई दोस एसेट्स। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अबाउट एसेट क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड से उसको सब स्टैंडर्ड एनपीए में कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अपने पास जो यहां पे सामने है तो वो है अपना कौन सा सर जी? एग्रीकल्चरल एडवांसेस। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल एडवांस। व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर एडवांस, दो टाइप के एग्रीकल्चरल एडवांसेस होते हैं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन कौन से होते हैं सर? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनका क्रॉप सीजन इज लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनका क्रॉप सीजन इज मोर देन 1 ईयर। तो सर ये क्रॉप सीजन किसे कहते हैं? तो मालिक, क्रॉप सीजन जो है इट इज द टाइम टेकन फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? द क्रॉप सीजन। तो अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो उसको उसका क्रॉप सीजन लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर है। लॉन्ग ड्यूरेशन है तो उसका क्रॉप सीजन ग्रेटर देन 1 ईयर है। अब सर इनको एनपीए कब कहेंगे? आप समझिए दोस्तों बात को। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स विल बी कॉल्ड एज एनपीए व्हेन दे आर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 2 क्रॉप सीजन, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स आर कंसिडर्ड एज एनपीए व्हेन दे आर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 1 क्रॉप सीजन। खत्म। तो ये बात हो गई दोस्तों किसके बारे में? बात हो गई ये एग्रीकल्चरल एडवांसेस के बारे में। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो नोट करना है वो ये है कि यहां पे अमाउंट ऑफ लोन मैटर नहीं करता, डेट ऑफ सैंक्शन, डेट ऑफ एप्लीकेशन ये मैटर नहीं करता है। आपको जो ओवरड्यू देखना है ऑफ 2 क्रॉप सीजन और 1 क्रॉप सीजन रिस्पेक्टिवली, वो आपको ड्यू डेट से देखना है। सो ड्यू डेट इज द इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट द डेट ऑफ एप्लीकेशन, द डेट ऑफ सैंक्शन, द डेट ऑफ डिसबर्समेंट, वो कोई मायने नहीं रखेगा। यहां पे फर्स्ट पॉइंट अपना एग्रीकल्चर एडवांसेस खत्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस है आपको? यस। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट सीसी एंड ओडी फैसिलिटी, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब देखिए कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एनपीए कब होता है? तो व्हेन इट बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज। दोस्तों यहां पे प्रोविजन क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ ऑर्डर। सीसी या ओडी के लिए दोस्तों आप ओवरड्यू मत कहना, एग्जाम में लिख के भी मत आना। इट इज व्हाट वी से, इट इज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज। आई बात समझ में?
अब आप ये पूछेंगे कि सर यहां पे आउट ऑफ ऑर्डर क्यों है सर? आउट ऑफ ऑर्डर इसीलिए है दोस्तों क्योंकि सीसी या ओडी का जो फंड्स है बराबर उसको रीपे करने के लिए कोई ड्यू डेट नहीं होती है। आई बात समझ? तो इसीलिए वो ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज सही नहीं होगा। तो इस अकाउंट्स को एनपीए कब कहा जाता है कि सर जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं फॉर मोर देन 90 डेज। नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हेन डू वी कॉल अ पर्टिकुलर अकाउंट एज आउट ऑफ ऑर्डर? सो इसको हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर कब कहते हैं? व्हेन द अमाउंट विड्रॉन, व्हेन द अमाउंट विड्रॉन is more than the drawing power or the sanction limit, या तो when credits are less than debits or when there are no credits। अगर ये तीन सिचुएशंस में से कोई भी सिचुएशन अगर होता है तो हम कहते हैं कि द अकाउंट इज व्हाट आउट ऑफ ऑर्डर। क्लियर एकदम बात? बिल्कुल सर। तो नंबर 1, when the amounts withdrawn is more than the drawing power or sanction limit, मतलब आप समझिए ना, जितना आपको फंड्स मिला है आप उतने तक ही यूटिलाइज कर सकते हो, बट कभी किसी कारणवश गुड बैंकिंग रिलेशन के वजह से आपने पैसा ज्यादा विड्रॉ कर लिया, द अमाउंट इज विड्रॉन मोर देन योर ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट, तो ऐसे केस में हम कहेंगे ना कि भाई ये कुछ बराबर नहीं है, दैट इज व्हाट वी से इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। या दूसरा, when credits are less than debits or when there are no credits। देखिए आपको रीपेमेंट का तो कोई ड्यू डेट नहीं है, हमने कहा चलो ठीक है, बट भाई हम लोग को जो टाइम टू टाइम जो तेरे को भैया इंटरेस्ट देने का है वो इंटरेस्ट तो तेरे को देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा कि नहीं? तो बैंक ने वो इंटरेस्ट रिसीवेबल बुक कर दिया, बराबर, बैंक ने उसको डेबिट बुक कर दिया कि इतना इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो आपने उसको पे करना चाहिए कम से कम भाई ड्यू डेट पे तो इंटरेस्ट तो पे कर दे, बट नहीं, आप मानते ही नहीं हो। तो आपने इंटरेस्ट, अगर 1000 रुपए का इंटरेस्ट पेएबल था, आपने उससे कम भरा या आपने भरा ही नहीं, तो दैट इज द बी एंड सी पॉइंट, व्हेन क्रेडिट्स आर लेस देन डेबिट्स और व्हेन देयर आर नो क्रेडिट्स। ऐसे केस में क्या हो जाएगा सर? आपका अकाउंट हो जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर, एंड अगर ये अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर लगातार 90 डेज से ज्यादा अगर हो गया तो हम कहेंगे द अकाउंट इज व्हाट? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सेकंड एसेट आपको समझ में आ गई, पहला एग्रीकल्चर एडवांस, सेकंड हम लोग ने बात करी अबाउट कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर और एक पॉइंट जो आता है वो है इन रिगार्ड्स टू टेम्पररी डेफिशिएंसी। किसकी बात करते हैं सर जी? टेम्पररी डेफिशिएंसी। टेम्पररी डेफिशिएंसी की जब बात होती है तो क्या होता है? देखिए बैंक जो है ना ये आपको सीसी या ओडी ग्रांट करती है बेस्ड ऑन योर स्टॉक स्टेटमेंट। तो बैंक्स को हर घड़ी हर समय लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट चाहिए। क्या चाहिए उनको? लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट चाहिए। बट भाई बड़े बड़े कंपनीज को ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो आपको लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट हर समय दे करके, बराबर है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए बैंक क्या बोलता है, चल भाई बस तेरे लिए अपन है ना स्टॉक स्टेटमेंट एक्सेप्ट करेंगे, पुराना वाला एक्सेप्ट करेंगे, बट नॉट ओल्डर देन 3 months। वी विल एक्सेप्ट द स्टॉक स्टेटमेंट बट नॉट ओल्डर देन 3 months। तो अपने को स्टॉक स्टेटमेंट उसको लेटेस्ट देने का है बट इट शुड नॉट गो बियॉन्ड व्हाट 3 months। अब अगर क्या हो गया, आपका वो स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने से ज्यादा पुराना हो गया, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? देयर इज अ टेम्पररी डेफिशिएंसी, योर अकाउंट बिकम्स व्हाट? इरेगुलर, एंड वंस योर अकाउंट इज इरेगुलर फॉर मोर देन 90 डेज, बराबर, फॉर मोर देन 90 डेज, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग कहेंगे योर अकाउंट इज क्लासिफाइड एज व्हाट? एनपीए। एनीवन एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट व्हाट, कि अगर आपको सीसी या ओडी मिली है और वो सीसी या ओडी अगर एडहॉक बेसिस पे अगर दी गई है या रेगुलर बेसिस पे दी गई है, सो एडहॉक बेसिस पे अगर आपने उसको रिन्यू नहीं किया फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन, या रेगुलर बेसिस पे दिया गया है आपने उसको रिव्यू नहीं किया गया है फ्रॉम द ड्यू डेट, एंड इफ यू फेल टू रिन्यू और रिव्यू
फॉर मोर देन 180 days, देन योर अकाउंट बिकम्स व्हाट, एनपीए. सो ध्यान से सुनना, टेम्पररी डेफिशिएंसी के केस में यहां पे रीपेमेंट का डिफॉल्ट नहीं है. यहां पे अगर आपने लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया, अकाउंट इरेगुलर हो गया और मोर देन 90 डेज अगर इरेगुलर हो गया तो आपका अकाउंट एनपीए. रीपेमेंट भले ही आप सही से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है. एडॉक बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे अगर आपको सीसीओडी ग्रांट करी गई है, बट अगर वो रिन्यू या रिव्यू नहीं हो रही है विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन और डेट ऑफ ड्यू डेट, उस समय पे आपका अकाउंट हो जाता है व्हाट, एनपीए. तो ये आपको टेम्पररी डेफिशिएंसीज का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान में रखना है. क्लियर है एकदम? यस सर. लेट्स गो अहेड. नाउ वी टॉक अबाउट इज द क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड, अब देखो ये अपने आईसीए मॉड्यूल में कहीं क्रेडिट कार्ड का जिक्र नहीं है, बट जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए ये भी एक लोन अकाउंट है, एक बैंक का एसेट है. तो आपको बस एज अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होगा. सो बॉस, क्रेडिट कार्ड के केस में क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट आया, आपने महीने भर पूरा खर्चा कर दिया, अब आपको उसको भरना है पैसे. तो आपको स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट के अंदर आपको लिखा हुआ होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू. क्या लिखा हुआ होता है साहब? मिनिमम अमाउंट ड्यू. आपको कम से कम उतना पैसा भरना है. अब स्टेटमेंट 1 आपने आया, आपने वो भरा नहीं, और अब आपको दूसरा स्टेटमेंट भी आया. सर, दूसरा स्टेटमेंट आने के बाद भी अभी तक आपने स्टेटमेंट नंबर 1 का मिनिमम अमाउंट ड्यू अभी तक नहीं भरा है. क्या कर रहे हो यार? तो अभी तक आपने स्टेटमेंट नंबर 1 का मिनिमम अमाउंट ड्यू नहीं भरा, और अब कितने दिन हो गए? स्टेटमेंट 2 के आने से 90 डेज से ज्यादा हो गए, आपने स्टेटमेंट 1 का मिनिमम अमाउंट ड्यू अभी तक आपने पे नहीं करा है. क्या कर दे भाई, क्या क्या कर दे? अब क्या करेंगे सर? अकाउंट को हम लोग ट्रीट कर देंगे एज व्हाट, एनपीए. क्लियर एकदम बात? यस सर. सो ये बच्चों बात हो गई किसके बारे में? अबाउट क्रेडिट कार्ड के बारे में. शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? बिल्कुल सर. अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस. दो गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड अगर एडवांस होगा और भले ही वो ओवरड्यू हो जाता है फॉर मोर देन 90 डेज, हम उसे एनपीए नहीं कहेंगे. केंद्रीय सरकार की गारंटी है साहब. Even though it is overdue for more than 90 days, it will not be treated as NPA. But yes, अगर central government cancels, that is repudiates the guarantee, उस समय पे क्या हो जाएगा? The account will be treated as NPA. All good? Very good sir. उसके बाद state government, no, ऐसा कोई state government के लिए exception नहीं है. State government की गारंटी भले ही होगी, and if it is overdue for more than 90 days, it will be treated as NPA. कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम लोग NPA ट्रीट करेंगे. सही है एकदम? यस सर. अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इनकम रिकॉग्निशन के लिए ये एक्सेप्शन अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा. इनकम रिकॉग्निशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो एक्सेप्शन दिया गया है ऑफ नॉट ट्रीटिंग द अकाउंट एज एनपीए इफ इट इज गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम रिकॉग्निशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. मतलब अगर ये ओवरड्यू हो चुका है फॉर मोर देन 90 डेज, भले ही हम लोग उसको एनपीए ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बट इसके ऊपर की इनकम हम लोग कैश बेसिस पे ही रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर है एकदम? यस सर. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. अदर एडवांसेस, सिंपल पॉइंट सर, overdue for more than 90 days treated as NPA. Advances under consortium. Advances under consortium में आप समझिए यहां पे स्वप्निल सर को गुरुकुल स्टार्ट करना था, उन्हें 100 करोड़ लोन चाहिए था. तो आप समझिए एक पर्टिकुलर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल रही है कि नहीं यार, हम लोग 100 करोड़ का लोन आपको नहीं देंगे, इतने बड़े लोन को हम लोग एक ही व्यक्ति को फंडिंग नहीं करेंगे, इतना एक्सपोजर नहीं लेंगे. तो बैंक्स बट एक्साइटेड थी कि भाई नया कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और इंसान भी अच्छा खासा है, रीपेइंग कैपेसिटी भी है, तो इसको लोन तो देने का है. तो क्या करा इन्होंने? मिलके लोन दिया. इसको कहते हैं एडवांसेस अंडर व्हाट? कंसोर्टियम. तो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, इन सब ने मिलके लोन दिया. तो जिसमें का एक बैंक जो है उसको हम लोग कहते हैं लीड बैंक. तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन,
कलेक्शन ऑफ पेमेंट, डिसबर्समेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स रिसीप्ट, ये सब काम जो है ये कौन करेगा सर? ये एसबीआई करेगा। अब आप समझिए बात को, ऐसे केस में आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया है, एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। अभी क्या हो गया, ध्यान से सुनना। स्वप्निल सर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे दे दिए, जो ईएमआई चुकानी थी स्वप्निल सर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे दे दिए। बट सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आगे उसको पास ऑन नहीं करा टू आईसीआईसीआई एंड पंजाब नेशनल बैंक, और अब वो ओवरड्यू हो चुका है फॉर मोर देन 90 डेज इन द बुक्स ऑफ आईसीआईसीआई एंड पंजाब नेशनल बैंक। तो ऐसे केस में सर हम लोग ने क्या करना चाहिए? कुछ नहीं मेरा बच्चा, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक हो, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक हो, तो आपने स्वप्निल सर का अकाउंट एनपीए ट्रीट कर देना चाहिए, बिकॉज एनपीए क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अपने रिकॉर्ड्स में क्या लिखता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सर जी क्या करेंगे? बताइए बताइए बताइए। हम लोग उसको एनपीए ट्रीट करेंगे। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट? रेगुलराइजेशन नियर बैलेंस शीट डेट। व्हेन वी टॉक अबाउट रेगुलराइजेशन नियर बैलेंस शीट डेट, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, अगर आपको लगता है कि बैलेंस शीट डेट पे कोई अकाउंट रेगुलर कराया जा रहा है, लगता है कि वो फंड्स जो है वो कोई जेन्युइन सोर्सेज से अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे केस में those accounts are deemed to be what? NPA, that is regularization near balance sheet date. If the credits are made through the sources which are not being considered as genuine, the auditor will consider those accounts as deemed NPAs. उसके बाद net worth of the borrower need not be considered. किसी पैसेमंद व्यक्ति के पास बराबर बहुत सारा पैसा है और उसी को बैंक ने लोन दिया है साहब, और अब वो पैसे वाला व्यक्ति रीपे नहीं करता है, वो ड्यू डेट पे नहीं पे कर रहा है, और अब अगर वो ओवरड्यू हो चुका है फॉर मोर देन 90 डेज, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेटवर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर बोरोवर। सही है एकदम? सो नेटवर्थ ऑफ द बोरोवर नीड नॉट बी कंसीडर्ड। सही है एकदम? यस सर। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द 9th एग्जांपल। एनपीए क्लासिफिकेशन इज टू बी सीन बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। अगर किसी बोरोवर ने एक बैंक से बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज लिए गए हैं, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, टर्म लोन, ओडी, सीसी, बहुत सारे अगर उन्होंने लोन लिए गए हैं, अब समझिए बात को, एक ही इंसान, एक ही बैंक, इतने सारे लोन, उनमें का कोई एक भी, अगर कोई एक भी अकाउंट एनपीए हो जाता है, तो दोस्तों सारे उसके जो अकाउंट है ना, उस सारों को हम लोग क्या ट्रीट कर देंगे सर जी? उसको हम लोग एनपीए ट्रीट कर देंगे, बिकॉज इट इज सेड दैट क्लासिफिकेशन इज बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। क्लियर है एकदम दोस्तों? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ऑन टेक आउट फाइनेंस। What do we understand by take out finance? एक बैंक से दूसरे बैंक में लोन अकाउंट शिफ्ट करना। आज अपना अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में, आज अपन उसमें से कहां शिफ्ट करते हैं अपना लोन अकाउंट? हम लोग एचडीएफसी बैंक में शिफ्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? टेक आउट फाइनेंस। एक बैंक ने फाइनेंस लिया दूसरे बैंक से, इसको बोलते हैं सर जी टेक आउट फाइनेंस। तो आप समझिए, अगर एचडीएफसी बैंक जो इस केस में फाइनेंस को ले रही है फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, अगर उसने एनपीए अकाउंट को उठाया है, तो एचडीएफसी भी उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एनपीए ही क्लासिफाई करेगी। समझे दोस्तों बात को? यस सर। तो ये बात हो गई किसके बारे में? ऑन टेक आउट फाइनेंस। अगर किसी एक बैंक में वो अकाउंट एनपीए है और हम वो एनपीए अकाउंट ही उठा रहे हैं, तो उसको हम लोग एनपीए ट्रीट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांसेस अंडर केवीपी, आईवीपी, एलआईपी, एनएससी एटसेट्रा, दैट इज किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा, विच आर एलिजिबल फॉर सरेंडर। बराबर कि नहीं? तो ऐसे केस में जब तक सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है, तब तक हम लोग उसको एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे। जब तक सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है, तब तक हम लोग उसको एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे। दैट इज द प्रोविजन फॉर एडवांसेस अंडर
KVP, LIP, NSE which are eligible for surrender. उसके बाद आखिरी में erosion in value of securities. When the value of security falls below 50%, जैसे अदानी के शेयर्स अगर मान लो 50% से ज्यादा गिर जाते हैं, सत्यम के शेयर्स 50% से ज्यादा गिर जाते हैं, किंगफिशर के शेयर्स अगर 50% से ज्यादा गिर जाते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे कि स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस ना। 50% से नीचे गया ना, स्ट्रेट वे सर जी उसको हम लोग ट्रीट कर देंगे एज डाउटफुल। उसके बाद अगर ये एसेट की वैल्यू 10% से कम हो जाती है, मतलब सिक्योरिटी जितना लोन है उस सिक्योरिटी की वैल्यू 90% गिर गई, मतलब जितना लोन है उस लोन के सामने उस सिक्योरिटी की वैल्यू अब सिर्फ 10% या 10% से कम है रे, ऐसे केस में उसको स्ट्रेट वे हम लोग ट्रीट कर देंगे एज व्हाट, लॉस एसेट। क्लियर है एकदम बात। सो व्हेन द वैल्यू फॉल्स बिलो 50%, लॉस या डाउटफुल when value fall below less than 10%, it is to be treated as loss asset. क्लियर एकदम? यस सर। अब क्या बोलते हैं उसको, अगर एग्रीकल्चर एडवांस आपने दिया है, इसके अंदर ये मॉड्यूल के अंदर पॉइंट्स है, ये हम लोग क्लास में डिस्कस करे हुए इसको, कि अगर कोई एग्रीकल्चर एडवांस दिया हुआ है और अगर ये एग्रीकल्चर एडवांस इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, तो आपका ये जो पूरा जो ड्यू डेट वगैरह है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, इट विल बी सीन फ्रॉम दोज रिन्यूड टर्म्स। आई बात समझ में? यस सर। दूसरा हम लोग बात करते हैं अबाउट एडवांसेस टू लोन, क्या बोला सर, सॉरी, एडवांसेस टू स्टाफ, एडवांसेस टू लोन क्या बोल रहा है, सॉरी। सो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एडवांसेस टू स्टाफ। बैंक का जो स्टाफ है उसको आपने लोन दिया हुआ है, तो उस केस में आप वो 90 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं देखेंगे, जैसा ओवरड्यू हो चुका है वैसा आप उसको एनपीए ट्रीट कर देंगे। क्लियर है एकदम? यस सर। तो ये बात हो गई दोस्तों किसके बारे में, अबाउट एनपीए क्लासिफिकेशन के बारे में। और जब वो एसेट स्टैंडर्ड है, अब इसके बारे में बात करेंगे। सो वी टॉक अबाउट इज द इनकम रिकॉग्निशन के बारे में बात करते हैं सर। सो अगर वो एसेट स्टैंडर्ड है तो हम लोग उसको अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो एसेट सबस्टैंडर्ड है तो हम लोग उसे कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही साथ आप ध्यान में रखना, अगर वो एसेट मटेरियल, मतलब क्या, इनकम अगर मटेरियल है, दैट इज अगर वो 1% से ज्यादा है तो ऑफ द टोटल इनकम, तो उसको भी हम लोग अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। 1% के ऊपर वो इनकम मटेरियल हो जाती है, 1% के नीचे की इनकम हम लोग उसे कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर एकदम? यस सर। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस के बारे में हमने बात कर ली थी। एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे, बट फिर भी उसके ऊपर की इनकम हम लोग कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। एडवांसेस अंडर केवीपी, आईवीपी, एलआईपी, एनएससी विच आर एलिजिबल फॉर सरेंडर, जब तक का सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है तब तक उसके ऊपर की इनकम हम लोग अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। यदि कोई भी अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहली बार एनपीए होता है, पहली बार अगर एनपीए होता है, बराबर, तो जितनी भी इनकम हम लोग ने अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करी थी, जो हमें रिसीव नहीं हुई है, उस सारी इनकम को हम लोग क्या कर देंगे सर जी, रिवर्स कर देंगे। आई बात समझ में? व्हेन इट इज फर्स्ट टाइम एनपीए। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज इन रिस्पेक्ट टू ऑन पार्शियल रिकवरीज। पार्शियल रिकवरीज के बारे में हम लोग क्या कहते हैं सर जी? पार्शियल रिकवरीज के केस में बात यह होती है मालिक कि आप समझिए, अगर आपसे 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट आनी थी, बस आपने कितने दे दिए, 50,000 रुपए दे दिए, तो कानून कायदे के हिसाब से पहले वो आपके इनकम में एडजस्ट होगा, उसके बाद प्रिंसिपल में। बट अगर किसी बोरोवर ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हैं दैट इट नीड्स टू बी एडजस्टेड to income or to the principal, so then it is to be adjusted according to those instructions. Clear है दोस्तों? Yes sir. उसके बाद when income is recorded on cash basis, we have to prepare a memorandum account. और ये memorandum account क्यों बनाते हैं सर? भाई सिंपल कहानी है, अपने को उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा ना, ट्रैक रखना पड़ेगा ना कि कितना पैसा उनसे आना बाकी है करके। क्लियर एकदम? यस सर। तो दोस्तों ये बात हो गई किसके बारे में, एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में।
ये बातचीत हुई थी। उसके बाद आपको बता दूं कि इसके अंदर हम लोग प्रोविजनिंग भी करते हैं। क्या करते हैं मालिक? प्रोविजनिंग भी करते हैं। जब एसेट अगर वो डाउटफुल हो जाता है तो उसका प्रोविजनिंग कैसे करते हैं? तो जब वो एसेट अपनी सबस्टैंडर्ड हो जाती है तो हम लोग 15%, ये सब आपने एडवांस अकाउंट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने। तो जब एसेट, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मालिक, तो इसको इज्जत देना फुल एकदम। जब वो अपनी एसेट सबस्टैंडर्ड होती है तो उस समय पे हम लोग उसको 15% प्रोविजन करते हैं। जब वो डाउटफुल हो जाती है तो अगर ये अनसिक्योर्ड है तो 100% हम लोग क्या कर देते हैं? 100% हम लोग उसका प्रोविजनिंग कर देते हैं। बट अगर ये सिक्योर्ड है तो इसके डाउटफुल एसेट्स में 3 कैटेगरीज है, D1, D2 एंड D3। D1 अप टू 1 ईयर, D2 1 to 3 years एंड D3 अबाउट 3 years। तो प्रोविजनिंग कितना होगा अगर सिक्योर्ड है तो सर जी? सो इट वुड बी 25%, 40% एंड 100%। सही है एकदम? यस सर। एंड लॉस है तो आपको तो पता ही है कि इट इज व्हाट? 100%। सो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या उसके बाद ये सारी बातें होने के बाद आपको ये एडवांसेस टू स्टाफ की जो बात कर रहा था मैं, वो ये है। अब आप समझिए बात को दोस्तों। 5 करोड़ का अगर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स, 5 करोड़ के ऊपर अगर कोई एक्सपोजर है स्टॉक सीसीओडी के लिए तो उसका बैंक स्टॉक ऑडिट करवाएगी, आपको बोलेगी। अब भाई बारी आती है, देखो हमने एसेट क्लासिफिकेशन हमने सीख लिया, हमने इनकम रिकॉग्निशन सीख लिया। अब एडवांसेस की बात करेंगे, फिर इनकम को किस तरीके से वेरीफाई करना है उसकी बात करेंगे। लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ओवर। याद है सब आपको? अभी ये जो पॉइंट है, हाउ टू डू द कैरी आउट द ऑडिट, ये बेसिक पॉइंट्स है एकदम। मतलब इसके अंदर क्या है साहब? अब बैंकर हो, लोन दिया है, उसका ऑडिट करना है तो क्या क्या है? सबसे पहले देखना है कि एक एक पॉइंट देख लो ना यहाँ पे, क्या क्या चेक करना है। हाँ एकदम मस्त है, ये देखो क्या क्या चेक करना है कि ये जो अमाउंट है ये आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। इट शुड बी ड्यू टू द बैंक, मतलब ये एज ऑन 31st ऑफ मार्च दिखना चाहिए। ये बैंक को रिसीवेबल होना चाहिए, इट शुड बी ड्यू टू द बैंक, मतलब अपना ही होना चाहिए। जैसे तो एग्जांपल क्या लिया था अपन ने, वो याद है आपको? लीड बैंक का, एसबीआई लीड बैंक थी, उसने सुपिल सर को लोन दिया था कंसोर्टियम में। तो भाई उन्होंने अपना इनकम ही सिर्फ रिकॉर्ड करना है, अपने लोन से दिखाना है, वहां पे अपना शेयर ही दिखाना है। आईसीआईसीआई और पंजाब नेशनल बैंक का नहीं दिखाना उसको। सो अमाउंट ड्यू टू द बैंक। फिर उसके बाद आपने बेसिक पॉइंट्स, इट शुड बी सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट्स, देयर शुड बी नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस, वैल्यूएशन ऑफ एडवांसेस सही होना चाहिए, जनरल पॉइंट्स है, डिस्क्लोज डिस्क्राइब क्लासिफाइड होना चाहिए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोविजंस को फॉलो करना चाहिए। तो ये एकदम बेसिक पॉइंट्स। ये इसके लिए आपको क्या करना है? 10 15 20 20 15 15 16 15 18 पॉइंट्स आपको जोड़ना है, मस्त आंसर लिखना है। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, क्या लिखा था? एडवांसेस जो है इट शुड बी व्हाट? ड्यू टू द बैंक, इट शुड बी आउटस्टैंडिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट्स, बराबर वैल्यूएशन ऑफ एडवांसेस बराबर से होना चाहिए, उसका रिकवरेबिलिटी चेक करना चाहिए, एंड आपने प्रोविजंस जो है आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से उसको फॉलो करना चाहिए। प्रोविजनिंग मतलब अभी जो आपको पढ़ाया ना, भूल गए? सबस्टैंडर्ड पे 15%, डाउटफुल पे कितना? 100% अगर अनसिक्योर्ड होगा तो। बट अगर सिक्योर्ड है तो 3 कैटेगरी, D1, D2, D3, 25, 40, 100, याद है ना? उसके बाद और एविडेंस लेना है किसके बारे में? कि रिकॉर्डेड अमाउंट्स आर वैलिड, डॉक्यूमेंटेशन सही है, वो लोन अकाउंट चालू है, सिक्योरिटी है। अरे यार जनरल पॉइंट सही है, सिर्फ रीड करना है, आरबीआई के गाइडलाइंस को कंप्लाई करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। बात यहां नहीं रुकती, और चलो इंटरनल कंट्रोल, लोन देने के पहले उसको उधार दे सकते हैं क्या नहीं चेक करो, सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक के फेवर में एग्जीक्यूट हुए क्या नहीं हुए चेक करो, टर्म्स ऑफ सैंक्शन को फॉलो किया है क्या नहीं, और एंड ड्यूज देखना। जिस मतलब देखो सैंक्शन इन्हीं शर्तों पे हम सैंक्शन करेंगे, और उसके बाद सैंक्शन होने के बाद आपने क्या करना है? आपने जिस
चीज के लिए आपने पैसा दिया, गाड़ी खरीदने के लिए तो गाड़ी खरीदना चाहिए, होम लोन है तो घर खरीदना चाहिए, उसी चीज के लिए होना चाहिए। सफिशिएंट मार्जिन आपने मेंटेन करना चाहिए, बराबर। सिक्योरिटी अगर इन द नेचर ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स है तो वो बैंक के नाम पे ओनरशिप अपने ट्रांसफर कर देनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। भाई भाई ये एकदम जनरल पॉइंट्स है, समझा क्या बात को। इसी के साथ क्या होता है, एक मेजर पार्ट जो है ना अपना, कौन सा भाई, ऑडिट ऑफ एडवांसेस खत्म होता है। ऐसा आपको जोड़ के आना है, चैप्टर बहुत आसान है। मजा आया? अरे विषय है क्या सर, मजा आना ही है। अब इनकम के बारे में ये लिस्ट आपने पढ़ी थी, इनकम कौन सी है, दो इनकम है, डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम। इसको पढ़ के जरूर जाना ईमानदारी से, पूरा एकदम शिद्दत में। आपको क्लास में भी होमवर्क दिया था, अभी तक आपका वो होमवर्क पेंडिंग है। नलायक को शर्म करो, कल एग्जाम है आपका, पेपर है कल। मेरे को मालूम आप ये 1 डे बिफोर एग्जाम देख रहे हो। नलायक अभी तो पढ़ ले, कल पेपर में पूछेंगे तेरे को। अरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट इनकम ऑफ द बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट इनकम। ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। क्या इससे इनकम आती नहीं आती, ये लिस्ट है लंबा चौड़ा, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना एकदम। यस सर। अब इसमें भी क्या है भाई, अपने को ऑडिट में सारे ये पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए। अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस, इनकम, रिवर्सल ऑफ इनकम, बिल्स फॉर कलेक्शन, ये सब अपन ने देखा था। एनपीए वो रिवर्सल, मेमोरेंडम अकाउंट बनाना है, ये सब बातें अपन ने करी थी ना। तो ऑडिट ऑफ इनकम भी अपना क्या हो गया है, ऑडिट ऑफ इनकम भी अपना खत्म हो गया। सिंपल। अब बात करते हैं आखिरी में सर। अरे कितना मजा आ रहा है सर, खत्म ही हो रहा है सर, बहुत इजी है ना, सब पढ़ा हुआ है तो ये। अब इसके एक्सपेंसेस की बात करते हैं। सो देखो अपना एडवांस हो गया, इनकम हो गया, और अब अपन बात करेंगे किसके बारे में सर जी, एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं सर, तो इनके 3 टाइप के खर्चे होते हैं। एक बेसिक इंटरेस्ट, दूसरा ऑपरेटिंग खर्चा, और तीसरा प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। तो इंटरेस्ट की जब बात करते हैं सर, इसका अप्रोच आप समझिए। इंटरेस्ट इनकम, हम लोग क्या करते हैं इंटरेस्ट इनकम के बारे में। इंटरेस्ट इनकम की जब चर्चा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक को क्या बोलते हैं, ओवरव्यू समझाता हूं आपको, फिर ये रीड करना। बैंक को हम लोग बोलते हैं कि सर अलग अलग आपके जो डिपॉजिट्स है उसको दीजिएगा, लिस्ट ले लो उसमें कितना कितना बैलेंस है, बराबर। और फिर आप क्या करो, ये सबको कंपेयर करके जो अलग अलग डिपॉजिट्स आपने एक्सेप्ट किए हैं और इंटरेस्ट कितना बुक किया है आपने, इससे आप क्या करिए, इंटरेस्ट जो बुक किया है आपने उससे एक वेटेड इंटरेस्ट रेट आप कंप्यूट कर लीजिएगा। क्या करिएगा, बैंक के पास जाने का, बैंक को बोलने का, बैंक तेरे अलग अलग जो डिपॉजिट्स है ना, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इससे जो अलग अलग डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर रहा ना बैंक, उसका लिस्ट दे मेरे को। फिर आप क्या करोगे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपने पे किया है ना एज अ बैंक, वो इंटरेस्ट आप चेक करो। सो टोटल डिपॉजिट्स, टोटल इंटरेस्ट, अब क्या करो, इसको कंपेयर करो और इससे एक वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करो। क्या करो, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करो हर कैटेगरी के लिए। जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है उसको एक्चुअल इंटरेस्ट रेट के साथ कंपेयर करो। अगर आपको उसमें कोई डिफरेंस नहीं लगता है, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। सो इस तरीके से आप क्या हो जाएगा, ओवरऑल रीजनेबलनेस आपको आ जाएगी और इंटरेस्ट का एक्सपेंस आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है एकदम? यस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जनरल है, वो आप चेक कर लेना। प्रोविजंस, टैक्स और प्रोविजंस मतलब एनपीए क्लासिफिकेशन बराबर से हुआ कि नहीं, तो इसको रीड कर लेना। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो अपन नॉर्मल खर्चे देखते ना, इंटरनल कंट्रोल, एनालिटिकल रिव्यू, डाइवर्जेंट ट्रेंड्स की भलतेज कुछ खर्चे कर रहे हैं क्या आप, तो वो सब चीजें उसके लिए देख लेना। यस। तो इस चैप्टर का जो मेन कंटेंट है ना सर, समझ रहे क्या बात को, एडवांसेस, इनकम, सर ये मेन कंटेंट खत्म हो जाता है सर, समझे क्या। फिर हम लोग स्टार्टिंग का वाला पॉइंट जो मैं अभी वो रिवाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो आपको अपने आप से उसको रीड करना है इसको, कि बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि भाई उसका देश की पूरी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो इतने वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हैंडल करते हैं। अलग अलग टाइप के बैंक्स हैं, उनके फंक्शंस क्या है, आरबीआई का
ये सब काम अपन ने पढ़ा हुआ है। तो ये सब एकदम जनरल पॉइंट है, जो मतलब ऐसा बैंक से रिलेटेड कुछ ऐसा हटके नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। और बैंकिंग ऑपरेशन से एक पॉइंट एमसीक्यू या ट्रू एंड फॉल्स के लिए ध्यान में रखना सर, कि बैंकिंग ऑपरेशंस आर कंडक्टेड ओनली एट ब्रांचेस। पॉलिसी मेकिंग और जो भी है वो हेड ऑफिस में उधर होता है वो, बट जो बैंक के ट्रांजेक्शन है वो कहां होता है सर, वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं सिर्फ और सिर्फ किधर, ब्रांचेस में। अलग अलग फ्रेमवर्क है इनका, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है कंपलसरी। ये जनरल पॉइंट्स है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है दैट वी कैन रिवाइज किडोस। और फिर उसके बाद इस चैप्टर में मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं, यस। एमसीक्यूज ट्रू एंड फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट कभी कुछ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। सो ये अपन ने बैंक ऑडिट अप्रोच का पूरा, इसको ये जो समरी बनाया था ना रेगुलर क्लास में, ये आप इसको पढ़ लेना। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, हाउ द ऑडिट इज कंडक्टेड, सो ये सारा बेसिक पॉइंट है ये अपना, ओके। सो इस चैप्टर का जो मेन कंटेंट जो है अपने को रिवाइज करना है, बाकी ये वाला पार्ट आपको प्लेन रीडिंग करना है, खत्म करना है बात को। सो अभी आप जब ये लेक्चर अभी एंड हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले बैठ के ये जो स्टार्टिंग के मतलब किस तरीके से सिक्योरिटी क्रिएट हो सकती है, कौन से अलग अलग टाइप के लोन दिए जा सकते हैं, फिर उसके बाद ये बैंक ऑडिट अप्रोच क्या होगा, एंगेजमेंट टीम के बीच में डिस्कशन क्या होगा, अभी बैठ के उसको रीड कर लेना। 15 से 20 मिनट मैक्स, आधा घंटा आपको लगेगा वो रीड करना है आपने उसको, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13 जो बात करता है अबाउट स्पेशल ऑडिट, राइट, एंड दैट वुड बी द लास्ट चैप्टर फॉर आवर त्रिशूल बैच, एंड द वन डे बिफोर एग्जाम का पूरा ये कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा, सही है एकदम, यस सर। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट 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 इवनिंग अहेड, थैंक यू। अभी चिल नहीं करना है आपने, अभी आपने वो जो फर्स्ट 10 पेजेस है, 15 पेजेस है, यू हैव टू रीड दोस, ओके ओके। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।